नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि प्रश्नावली विधि क्या होती है। प्रश्नावली विधि वह विधि होती है जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं, आप सर्वे करते हैं। हम रिसर्चर की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो रिसर्चर होता है वह अपनी स्टडी के लिए डिफरेंट टाइप की रिसर्चेस करता है। अब उन रिसर्चेस करने के लिए उसको डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। डेटा इकट्ठा करने हेतु जब हम बात करते हैं रिसर्चर की, तो रिसर्चर को विभिन्न तरीके से डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें से एक मेथड है प्रश्नावली के द्वारा। प्रश्नावली के द्वारा जनरली जो होता है वो सर्वे मेथड है, केस स्टडी मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है। इसके अंदर से क्वेश्चंस जो होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, अब जब हम प्रश्नावली की बात करते हैं तो प्रश्नावली जो होती है वह प्रश्न पूछने जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप इसका समझ सकते हैं। क्वेश्चनर यानी जिसके अंदर खूब सारे प्रश्न हैं, खूब सारे क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड? आपका रिसर्चर का जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो भी रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे जिससे वह डेटा इकट्ठा करेगा वह प्रश्नावली होगी। तो प्रश्नावली जो होती है वह बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न जो होने चाहिए वो बहुत सरल होने चाहिए, इजीली समझने योग्य होने चाहिए। ये अलग बात है कि हम अलग वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली विधि के क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां हैं। इस वीडियो के तहत हम देखते हैं कि जो प्रश्नावली विधि है उसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे प्रथम प्रकार होता है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड वह प्रकार होता है जिसमें जो उद्देश्य होता है, जो रिसर्च का टॉपिक होता है वो फिक्स्ड है ना। इसी तरीके से जो उद्देश्य के पर बेस्ड जो प्रश्न है वह भी फिक्स है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जाति में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं और उनमें कितने एजुकेटेड हैं, कहाँ तक एजुकेटेड है, ये हमें पता करना है। ठीक है, और पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर एरिया में हम एक प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। आप किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ तक पढ़े, आपके परिवार में सदस्य कितने हैं, आपके न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, आपके महिलाएं कहाँ तक पढ़ी हुई। इस तरीके से हम पूरी प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रश्नावली जिसके अंदर की फिक्स प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर में वो नहीं होता है कि अब सदन नहीं होता। आपको प्रश्न पूछने हैं और प्रश्न के बाद जवाब उनसे लेने होते हैं। तो इस तरीके का जो प्रश्नावली विधि होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड विधि। यानी एक फिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, कि इसके बाद यही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बाद यही पूछ। और हमको इसके अलावा यदि उस कार्य करते समय रिसर्च के दौरान यदि किसी रिसर्चर के मन में और कोई प्रश्न कौंधता है तो वह नहीं पूछा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर विधि में यह एक इसका बहुत ही बड़ा डिफॉल्ट होता है। हानि होती है कि आप जो प्रश्न मन में कौंध रहा होता है वह आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि आप एक से पूछेंगे दूसरे से नहीं पूछ पाए, है ना। हमने क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं, क्वेश्चनर मेथड करते हैं, तो हम बहुत सारे सैंपल्स पे लेते हैं। आप हर सैंपल पे यह क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसलिए इसकी एक बड़ी हानि होती है कि यदि रिसर्चर के दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा होता है तो वह नहीं पूछ पाता है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसका डेटा कलेक्शन करना बहुत इजी होता है। आपने रिसर्चर ने जो सैंपल्स हैं उनके पास आप गए और उनसे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली लिख लिए। ठीक है, परंतु इसमें हानि ये होती है कि इसमें रिसर्चर को स्वयं जाना पड़ता है ना। एक एक सैंपल के पास स्वयं जाना पड़ता है और स्वयं जो प्रश्नावली होती है वह उसको भरानी पड़ती है। इसका एक फायदा ये होता है कि इसके में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर इतने ही होगा। जैसे कितने बच्चे हैं, 0, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, तो अगर वो बता रहा है 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो हम उसको लिख रहे हैं। फिर हम उसको कैटेगराइज डेटा का जो एनालिसिस कैटेगरी कर लेते हैं, और जो डेटा की एनालिसिस होती है वह डेटा की एनालिसिस आसान होती है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड की। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एक प्रश्न पूछा, उससे रिलेटेड दिमाग में दूसरा कौन था, उससे पूछ लिया, फिर दिमाग में दूसरा कौन था, फिर उससे पूछ लिया। हालांकि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच के एक कैटेगरी और होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड। यानी हम
कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम उसमें से क्वेश्चंस निकालते जाते हैं, ठीक है। यह लिखित रूप में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है वह जो रिसर्चर होता है उसका उस पॉइंट पे कुछ प्रश्न दिमाग में आता है तो वह प्रश्न सैंपल्स के द्वारा पूछ लिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमने भी आपको बताया किस जाति किस वर्ग के, क्या आपके बच्चे को कोई बीमारी है? हमने पहले वाले सैंपल्स में ये नहीं लिखी थी क्योंकि उसको सामने से बच्चा कमजोर दिख रहा है ना, क्योंकि रिसर्चर को ऑब्जर्वेशन करने पे बच्चा कमजोर दिख रहा है तो उसने उससे पूछ लिया क्या आपके बच्चे को कोई बीमारी है अथवा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ लिया और अपने रिसर्च में उसने इंक्लूड भी कर लिया। तो ये जो प्रश्नावली विधि होती है यह अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो फिक्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो जब रिसर्च कर रहे होते हैं, जब सैंपल से डेटा ले रहे होते हैं, तब जाके जो रिसर्चर होता है वह क्वेश्चन पूछता है। किससे? सैंपल से। कब पूछता है? जब वो सैंपल से डेटा इकट्ठा कर रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वो देखता है और फिर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसके फायदा क्या है? इसके फायदे हैं कि कई स्ट्रक्चर में तो क्या था, आपके पास फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इसमें आप अपने हिसाब से, रिसर्चर अपने हिसाब से क्वेश्चन को डेवलप भी कर सकता है, टू द पॉइंट डेवलप कर सकता है, या अगर सैंपल ज़्यादा देना चाह रहा है आंसर तो जल्दी में है तो जैसे फटाफट क्वेश्चन ले सकता है, नहीं है तो उस हिसाब से ले सकता है, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन भी उसमें ऐड कर सकता है। परंतु डेटा इकट्ठा कर तो लिया, परंतु डेटा के एनालिसिस में उसे प्रॉब्लम आती है क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ सैंपल से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ सैंपल से पूछे जाते हैं। तो ये जो पूरा सोसाइटी के बारे में नहीं कह सकते, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल 200 सैंपल लिए हमने, 200 सैंपल में से केवल हमने 50 के सैंपल से पूछा कि आपके बच्चों की तबीयत किस तरीके से रहती है। चूंकि हमने 50 से ही पूछा है, समझ गए आप, क्योंकि हमने केवल और केवल 50, तो क्या ये पूरी सोसाइटी के बारे में बता सकते हैं? नहीं, है ना। तो ये हम पूरी सोसाइटी के बारे में इसको एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल नहीं दे सकते हैं, या हम एक लॉ नहीं बना सकते हैं कि इस जाति वर्ग के लोग के बच्चे इतने बीमार रहते हैं, क्योंकि हमने केवल 50 से पूछे हैं। अच्छा, इसमें एक और हानि ये होती है कि हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, हमको डेटा जब एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन किसी से पूछे होते हैं, कुछ क्वेश्चन किसी से पूछे होते हैं, तो इनमें हमें डेटा का जो एनालिसिस करना होता है, इस एनालिसिस में प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डाउट, है ना। फायदा इसका सबसे अच्छा ये रहता है कि इसके अंदर हम जो रिसर्चर होता है उसकी संतुष्टि के लिए पूरी डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों की जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं जो उस समय मस्तिष्क में नहीं आते, परंतु जब रिसर्च ऑनलाइन प्रोसेस होती है तब प्रोसेसिंग के समय हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, तो अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है उसमें हम उन प्रश्नों को ऐड कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्ड जो होती है उसके अंदर हम उन क्वेश्चंस को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। दोनों के प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट हैं। नेक्स्ट, जिस प्रश्नावली विधि के बारे में हम बात करते हैं वह होती है क्लोज एंडेड प्रश्नावली विधि या रिस्ट्रिक्टेड प्रश्नावली विधि। तो जो क्लोज एंडेड प्रश्नावली विधि होती है, नाम से इंडिकेट है, आप इसके अंदर आपको बस क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर आपको लिमिटेड आंसर देने हैं। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था, आप अपना पूरा वाक्य कह सकते हैं, पूरी मन की बात कह सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में आप जो सैंपल है वह पूरी बात करते हैं, हमारे बच्चे को कुपोषण है क्योंकि हमारा को जो खान पान है वह इतना सही नहीं है, या मैं मेरे बच्चों को इतने आर्थिक कमजोरी के कारण से इतना खाना पिलाना नहीं कर सकता, इस कारण से बच्चा कुपोषित है। परंतु क्लोज एंडेड क्वेश्चन और होता है जिसमें आपको यस या नो, आपका बच्चा कुपोषित है हाँ अथवा ना, क्या कारण है इसका कोई बताने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। तो जब हम एक लिमिट रख देते हैं, रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं उसका जो जवाब होगा वो एक लिमिटेड में होगा, तब हम इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है 2 पॉइंट स्केल, 3 पॉइंट स्केल और 5 पॉइंट स्केल जनरली, है ना। तो 2 पॉइंट स्केल का मतलब होता है यस या नो, हाँ अथवा ना,
इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना। ठीक है, तो जब प्रश्नावली विधि इस तरीके से निर्माण की जाती है कि जब सैंपल से डेटा इकट्ठा किया जाएगा या जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह हाँ अथवा ना में होगा, तब हम इसको बोलेंगे कि यह जो प्रश्नावली विधि होती है यह कौन सी होती है, क्लोज एंडेड और रिस्ट्रिक्टेड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, हाँ अथवा ना। ठीक है, ये कौन सा हो गया, 2 पॉइंट स्केल। अब हम 3 पॉइंट स्केल की बात करते हैं, तो 3 पॉइंट स्केल का मतलब होता है 3 आंसर होते हैं, सहमत, असहमत और अपूर्ण सहमत। ठीक है, शायद हाँ शायद ना, है ना। तो जो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट स्केल। हम आंसर अ ब स ए बी सी में पूछते हैं, तब होते हैं 3 पॉइंट स्केल। जैसे क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 12th तक है, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप डॉक्टरेट भी हो, पोस्ट डॉक्टरेट भी हो, कुछ भी हो, हम केवल 3 पॉइंट स्केल लिख रहे हैं। ठीक है, तब जब हम 3 पॉइंट स्केल में आंसर पूछते हैं, ऐसा प्रश्न जिसमें कि आंसर कैसे होंगे, अ ब स अथवा ए बी सी में होंगे, तब हम इसको बोलते हैं कौन सा वाला, क्लोज एंडेड क्वेश्चन या 3 पॉइंट स्केल का। अब हम बात करते हैं 5 पॉइंट स्केल की। तो बच्चों 5 पॉइंट स्केल वह होता है, जैसे कि हमने बोला 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसी तरह 5 पॉइंट, जिसके में 5 आंसर होंगे। ठीक है, अ ब स द य, है ना, 5 क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी ई। क्योंकि इसमें आंसर 5 हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th तक है, 12th तक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा। तो इस समय हम बोलेंगे हमने 5 पॉइंट्स के लिए हमने आंसर दिया है 5 में। आप चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, किस में आएंगे, आप ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, है ना। आप ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के चाहे पोस्ट डॉक्टरेट कर रखी हो चाहे डॉक्टरेट कर रखी हो, है ना, तो वो किस में आएगा, पोस्ट डॉक्टरेट में आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन से अबाव आपने स्टडी कर रखी है। इसी तरीके से हम बात करते हैं पूर्णतः सहमत। ठीक है, सहमत कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, पूर्णतः असहमत और संपूर्ण तरह से असहमत। ये 5 तरीके के क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, जैसे क्या अपनी आप जॉब से सेटिस्फाइड हैं अथवा नहीं है। इसके लिए हमने 2 पॉइंट स्केल का बनाया था, तो क्या बनाया था, हाँ अथवा ना। 3 पॉइंट स्केल का, हाँ कभी कभी सेटिस्फाइड है, कभी कभी नहीं है, और ना। ठीक है, और हम इस सेंटेंस से किस तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि मैं मेरी जॉब से कैसे सेटिस्फाइड हूं, इसका मुझे 5 पॉइंट्स के लिए बनाना होगा। तो क्या होगा, पूर्णतः असहमत, सहमत, कभी कभी और असहमत और पूर्णतः असहमत। ये हो गए 5 पॉइंट क्वेश्चन। पूर्णतः असहमत से पूर्णतः सहमत के बीच का जो स्केल होता है उस स्केल को बोलते हैं हम 5 पॉइंट स्केल। सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हमें टू द पॉइंट आंसर मिलता है। इसके अंदर डेटा जो इकट्ठा किया जाता है, इसके अंदर जो डेटा इकट्ठा करने में एक तो बहुत आसानी होती है। आसानी कैसे होती है, क्योंकि हर जगह रिसर्चर नहीं जा सकता है। चूंकि हर जगह रिसर्चर नहीं जा सकता है, फॉर एन एग्जांपल देखते हैं कि हमने देखा कि जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स और प्राइवेट स्कूल टीचर्स। ठीक है, जो रिसर्चर है उसको स्टडी करनी है 500 सैंपल पे। हर सैंपल के पास वह नहीं जा सकता। क्वेश्चनर का निर्माण करा, क्वेश्चनर का निर्माण करके कौन सा क्लोज एंडेड, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन में तो स्वयं जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या करा उसने, अपने संगी साथी को, अपने मिलने वालों को क्वेश्चनर दे दिया और क्वेश्चनर वापस से फिल होके आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चनर फिल होके आ गए तो क्या है, डेटा इकट्ठा हो गया। डेटा इकट्ठा होने के बाद में उसकी सैंपलिंग करना भी, उसका जो रिजल्ट निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, वह एनालिसिस भी बहुत ईजी है। एनालिसिस किस तरीके से ईजी है, क्योंकि 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है या 5 पॉइंट स्केल है, तो उसको पॉइंट्स लिखने और फिर एनालिसिस करनी, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। टू द पॉइंट है तो हमें सच्चाई भी ज़्यादा मालूम है, परंतु ये इसकी बड़ी हानि ये है कि कई बार हम डेटा दे देते हैं, जैसे हमने क्वेश्चनर बनाया, किसी को दिया और वो लौट के ही नहीं आया क्वेश्चनर हमारे पास, है ना। तो ये इसके बाद बहुत बड़ी हानि है। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो एक सुपरफिशियल स्टडी है, केवल ऊपरी तौर पे जो स्टडी की जाती है वही स्टडी। इसके अंदर अगर डेप्थ देना चाहते हैं तो हम
नहीं दे सकते। हम ये केवल ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स सेटिस्फाइड अपने जॉब से हैं अथवा नहीं है, इसके कारण जो है वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओपन की और अनरिस्ट्रिक्टेड की। ओपन और अनरिस्ट्रिक्टेड ऐसा होता है कि हमें यह बताना है, जैसे आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, हाँ हम हमारी जॉब से, क्यों, तो उसके पीछे एक छोटी सी जगह होती है ना, लाइन के क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के बीच में थोड़ी सी स्पेस दे दी हमने, और स्पेस देने के बाद में उसमें वह कारण भी लिख देते हैं। ठीक है, हम हमारी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि हमें बीइंग लेडी हमें घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, तो हमारे पास समय की कमी है, एनर्जी की कमी हो जाती है, इस कारण से हम हमारी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, हम जितना देना चाहते हैं उतना हम दे नहीं सकते, XYZ जिसके भी जो भी रीज़न है। क्या सेटिस्फाइड है, तो हाँ हम सेटिस्फाइड है क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे थे, हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो चुका होता है, तो हाँ हम हमारी जॉब से सेटिस्फाइड है क्योंकि हमारे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, हमारा जो हेड है वो बहुत अच्छा है, इस कारण से हम हमारी जॉब से सेटिस्फाइड है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें रीजंस का फाइंड आउट करना पड़ता है, परंतु वही बात है, डेटा इकट्ठा करने के लिए रिसर्चर को स्वयं को जाना पड़ेगा, डेटा का एनालिसिस जब होगा तब उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे आएगी, प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि आप कारण सबके अलग 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 हैं, तो जब हम एनालिसिस करके डेटा का रिजल्ट लिखते हैं तब उसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से उसका रिजल्ट लिखा जाए, कि वह क्या चीज होती है और किस तरीके से होती है। फिर हम बात करते हैं पिक्टोरियल की। पिक्टोरियल जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, पिक्टोरियल क्वेश्चनर वह क्वेश्चन होता है जिसके अंदर की पिक्चर के द्वारा पूछा जाता है। पिक्चर बना दिए जाते हैं उसके क्वेश्चनर की, हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसकी जगह हम पिक्चर बना देते हैं। ठीक है, और पिक्चर्स के द्वारा व्यक्ति का जो सोच रहा होता है उससे हम पूछते हैं। इसके सबसे बड़े दो फायदे होते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अच्छा मानते हैं इसको, कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होता है, मन में क्या होता है, क्योंकि सबके एक ही पिक्चर देख के, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, ग्लास भरा हुआ है कि ग्लास खाली, आपने कई बार सुना होगा एक ग्लास है, पानी आधा भरा हुआ है, तो आधे लोग कहेंगे कि पानी आधा भरा हुआ है, लगभग आधे लोग कहेंगे कि आधा पानी खाली है ना। तो ग्लास भरा हुआ है कि खाली है, ये व्यक्ति की सोच है, कैसी सोच है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो इस तरह से पिक्चर बना दी जाती है और व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, समाज का आउटलुक क्या है, समाज क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। यदि वह प्रश्न ना पूछ के, ठीक है, यदि वह प्रश्न ना पूछ के पिक्चर के द्वारा पूछा जाता है उसको, ठीक है, तो इस तरह का जो प्रश्नावली विधि होती है उसे हम पिक्टोरियल प्रश्नावली विधि कहते हैं। पिक्टोरियल प्रश्नावली विधि की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि पिक्चर ऐसा बनाना जो सबको समझ में आ जाए। ग्लास की बात हमें सबको समझ में आ गई, ठीक है, परंतु कई बार ऐसी पिक्चर्स होती है कि जो हमें समझ में नहीं आती है, तो ऐसी पिक्चर्स बनाना जो एक आम आदमी को समझ में आ जाए, आम आदमी उसको जज कर ले, वह बहुत मुश्किल होती है। फिर हर व्यक्ति पिक्चर के हिसाब से, क्योंकि इसमें अबसद तो होते नहीं है, जैसे कि क्लोज एंडेड होता है ना, इसमें तो होता नहीं है, तो क्या होता है कि वो हर आदमी अपने अपने विचार रखता है, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं और हर व्यक्ति अलग अलग विचार रखता है। चूंकि हर व्यक्ति अलग अलग विचार रखता है तो वही प्रॉब्लम डेटा को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट्स को लिखने में जो होती है वह भी प्रॉब्लम आती है। परंतु यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया है जो कि अनपढ़ होते हैं, है ना। अनपढ़ों का आप जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, आप उनको पिक्चर दिखा दीजिए, वो अपने मन की भावना आसानी से बता सकते हैं। परंतु इस केस में जो होता है, रिसर्चर को एक एक व्यक्ति के पास स्वयं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं वो लिखेगा तो लिख तो नहीं सकता, पिक्चर देख के बताएगा वो, है ना, तो वो लिखेगा तो है नहीं, तो लिखने के लिए जो रिसर्चर है उसको स्वयं को जाना पड़ेगा। तो इसका चूंकि हानियां ज्यादा है, इसलिए जनरली इसको कम में काम में लिया जाता है। हाँ, ये बात है कि अगर जो छोटे बच्चे हैं, है ना, नर्सरी के हैं, LKG किंडरगार्टन के हैं, इनके जो बच्चे होते हैं इनको पिक्टोरियल डिजाइन के द्वारा आसानी से क्या बता सकते हैं, क्योंकि अक्षर ज्ञान होता है। हम बताते हैं ना, आम का शेप बना दिया कि ये किससे स्टार्ट होता है, और से लेटर से स्टार्ट होता है, तो वो क्या है, पिक्टोरियल प्रश्नावली है।
एप्पल की शेप बना दी और फिर बता दिया कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। तो ये कौन सी प्रश्नावली विधि है, पिक्टोरियल प्रश्नावली विधि है। तो स्कूल्स में जो किंडरगार्टन में इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं और आंसर भी लिमिटेड। अब एप्पल की बात करें तो ए से डिपिक्ट होगा, किसी ने सी से कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये तो पिक्टोरियल जो प्रश्नावली विधि होती है, इसके हानि और लाभ दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड की। मिक्स का मतलब होता है कि आपने बहुत सारी प्रश्नावलियां जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, इन विधियों को आपने मिक्स कर लिया है। ठीक है, चूंकि आपने पिक्चर भी ले ली है, आपने क्लोज एंडेड भी ले लिया है, आपने ओपन एंडेड भी ले लिया है, क्योंकि 2-3 तरह से आपने अपने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया है, तो उसको बोलते हैं मिक्स प्रश्नावली विधि। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमको पूछना पड़ता है हाँ अथवा ना, ठीक है, और कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें आपको उनसे उनका जिज्ञासा होती है कि वो मन में क्या सोच रहे होते हैं, तो उसको जानना होता है। तो मन में क्या सोच रहे होते हैं, किस बात की जिज्ञासा है उनको, इस हेतु आपको कभी भी अबसद में नहीं पूछ सकते। आपको कैसे पूछना है, आपको जो पूछना होगा वो ओपन एंडेड में पूछना होगा। कई बार होता है कि हमें लगता है कि नहीं हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, परंतु उस समय जब प्रश्नावली विधि को हम प्रोसेस में होती है हमारी, जब हमारे रिसर्च प्रोसेस में होती है, तब हमें लगता है कि नहीं हमें ये प्रश्न भी पूछ लेना चाहिए, तो हम उसको स्ट्रक्चर की जगह अनस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो जब हम प्रश्नावली विधियों में जितने भी मेथड्स होते हैं प्रश्नावली के, इन टाइप्स को जब हम मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इस तरह की जो प्रश्नावली बनती है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास ओपन स्टेज होता है कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी रिसर्चर की जो इच्छा होती है वह उसमें कर सकता है, पिक्चर भी लगा सकता है, नॉन पिक्चर भी लगा सकता है, और स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है, मिक्स है क्योंकि सब कुछ हो सकता है इसके अंदर। परंतु इसकी सबसे बड़ी हानि ये होती है कि डेटा कलेक्शन में हानि होती है। डेटा कलेक्ट हो गए, डेटा को एनालिसिस भी कर लिया, आप डेटा को लिखेंगे कैसे? डेटा को जब लिखते हैं तब जो मिक्स वाली प्रश्नावली विधि होती है उसको लिखने में सबसे हानि होती है। बच्चों कोई सा भी प्रश्नावली विधि ले लें, हर प्रश्नावली विधि के प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। रिसर्चर का जो उद्देश्य होता है रिसर्च करने का, वो किस प्रकार की रिसर्च कर रहा होता है, क्या उसको लॉस बनाने हैं, क्या उसको नियम बनाने हैं, क्या उसको प्रिंसिपल्स देने हैं, उसका जो भी रिसर्च का उद्देश्य होता है उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। और रिसर्चर को ये डिसाइड करना होता है कि वह किस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण करे जिससे कि उसका जो रिसर्च है वह लॉजिकल रिसर्च होए, और साथ में ही वो एक नियम या वो हमारे समाज को कुछ दे सके। इस हेतु रिसर्चर को विभिन्न तरह की प्रश्नावली में से एक उत्तम प्रश्नावली का चयन अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।